तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को हर एक फील्ड से आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के। यहाँ पर देखिए आप सभी का देख पा रहे हैं आप लोग कि जो भी प्रश्न आप सभी का यहाँ पर लिया गया आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए लिया गया एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक स्टूडेंट आप सभी जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप सभी का जो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। चौरसिया नृत्य या चौन फूल या छपेली या कर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चौरसिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट अगर आप सभी भी 2024 का अगर न्यू सिलेबस को देखे होंगे तो आप सभी को वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप सभी के नृत्य शैली से भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है नौटंकी, बी में चौचरी, सी में कर्मा एंड डी में चौरसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मा हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी को हाथ पर हाथ रखे इस क्लास को अटेंड नहीं करना है। अगर आप सभी अपने वर्दी को अपने जुनून को अपने पाना चाहते तो आप सभी को क्लास के साथ साथ हर एक प्रश्न का जवाब देते चलना है कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। एंड मैं आप सभी को हर एक प्रश्न पर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का मैं समय देने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी को जवाब देना है हर एक प्रश्न का, ठीक है, ताकि इससे आप सभी को ये होगा कि आप सभी को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस एक उजाला टाइप का देखने को मिलेगा कि मैंने तो इतना तैयारी कर रखा है तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का ही है। ये आप सभी को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि आप सभी की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मोटिवेशन आप सभी के सफलता की ओर लेकर जा सकता है, ठीक है, जोश और जज्बा होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 3 नंबर प्रश्न है कि बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष करते हैं कौन सा है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे हमसे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गलती या सही आप लोग को प्रयास करना है, गलती करे या सही करना आप को प्रयास सबसे पहले करना है, प्रयास सबसे उत्तम होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि धुरिया समाज के जो यहाँ पर कुम्हार होते हैं ये चीज को प्रचलित करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य जिसमें नर्तकी कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलने और चिड़ियों को जैसे चेष्टाएं करते हैं, ये कौन सा नृत्य काफी इंपोर्टेंट है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में जागर नृत्य, बी में है झूमर नृत्य, सी में है कमसारी नृत्य और डी में नटवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नटवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का इस चैनल पर प्रयास किया जाता है, ठीक है ना, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। 5 का हो जाएगा आप सभी का बिरहा। काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस में भोजपुरी प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। तो गायन शैली कौन सी हो जाएगी, तो 6 का हो जाएगा आप सभी का अल्लाह। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए एग्जाम में लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग एग्जाम में स्टूडेंट बैठते तो आप लोगों ने एनालाइज ऐसा किया होगा कि यार कभी कभी लगता है कि ये प्रश्न तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जीवन में कभी ऐसे प्रश्न नहीं देखे। तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी क्लास में आप सभी को टॉप से टॉप प्रश्न को जब करवाया जा रहा है तो आप सभी को लगता है कि ये प्रश्न तो फालतू या कभी पूछे नहीं जाएंगे, और वही प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तभी हम लोग को लगता है कि यार ये प्रश्न तो कभी मैंने नहीं देखा है, ये प्रश्न लग रहा है ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं, लेकिन वो लोग गलत मानते हैं, ये लोग गलत बोलते हैं। यहाँ पर देख अभी यही जो प्रश्न है आप लोग को ये थोड़ा सा और टाइप का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना तो स्टूडेंटों को लगता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ठीक है ना, यही सारी चीज होता है। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। सीधे जनता द्वारा, एकल संक्रमण ये पद्धति द्वारा, या स्नातकों द्वारा, या मनोनीत द्वारा। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप सभी का एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न आप सभी का। देखिए आप सभी का जो 8 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 75 एंड बी में आप सभी का 80, ऑप्शन नंबर सी में 90 एंड डी में 95 यानी 95 दिया हुआ है। आप सभी का राइट आंसर हमसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 है। कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न आपसे के काफी इंपोर्टेंट है एंड यूपी पुलिस एग्जाम में बात किया जाए आपसे के उत्तर प्रदेश एग्जाम में, तो इससे प्रश्न आपसे के 100% बनेगा ही बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रत्याशी के लिए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में है 8, सी में है 10 और डी में है 18।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं आप सभी का। एंड स्टूडेंट आपसे फटाफट कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल फिलहाल में कौन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 12, बी में है 15, सी में 16 एंड डी में 18। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं, यानी कि वो अपना स्थान छोड़ करके रिक्त कर देते छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/3 ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार यानी कि पहली बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई थी। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत इसका व्यवस्था किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा गया। देखिए 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंभर दयाल को इस पद पर कब नियुक्त किया गया था। प्रथम लोकायुक्त पर, यानी कि इनका जो नियुक्त किया गया था आखिर कब नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 14 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर 1977 में 1977 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है। तो ये हो जाएगा उच्च सदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम आखिर नगर की संख्या कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,000 होना चाहिए। 20,000 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा नगर है जहां पर कि नगर पालिका कौन है। देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर व सहारनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिला परिषद का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश के अगर राज्यपाल के अगर कार्यकाल की हम बात करते हैं तो इनका जो होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। हालांकि हर राज्य की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए उतना ही उम्र चाहिए, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 ईयर्स, यानी कि राष्ट्रपति का भी ईयर होता है, ठीक है ना, और राज्यपाल का होता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 21 का जगह डी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 22 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी अधिकार। विधानमंडल को आमंत्रित करें, विसर्जित करने व स्थगित करने का अधिकार है। उसके बाद विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। उसके बाद आदेश जारी करने का भी अधिकार है, किसके पास, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के कुछ विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को किसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। 23 का जगह बी, यानी कि राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 24 नंबर है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 24 का जगह राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है। 25 का जगह बी, यानी कि राज्यपाल के परामर्श पर इसकी नियुक्ति किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 26 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो 26 का जगह आपसी का डी, यानी कि राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है, यानी कि राज्यपाल के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के स्वरूप कार्य करता है, ठीक है ना। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती है। तो 28 का जगह आप के राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर की श्री वराहगिरी वेंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो आप सभी का 29 का जगह डी, यानी कि 10 जून 1957 से 30 जून 1960, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का। देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है, एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी के लिए एक और बात, अगर आपसे यूपी पुलिस के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर स्टूडेंट आप सभी के 10 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया है। अगर आप सभी नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी को सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।